For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, लाइट चैप्टर नंबर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको फुल्ली टर्मिनेट कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ अपनी एक फॉर्म को छोड़कर दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है, ये बात पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उसको ख़त्म करना या उसको प्रोड्यूस करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, उनमें से एक फॉर्म जो सिंगल फॉर्म है वो कौन सी है? लाइट, जिस पर ये चैप्टर बना हुआ है क्लास 10th में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूरे चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक जनरल फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज आती हैं, टकराती हैं पॉलिश सरफेस से। पॉलिश सरफेस मतलब जिसमें आप क्रॉस पैटर्न में नहीं देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि कमिंग लाइट रेज व्हेन स्ट्राइक विद द प्लेन पॉलिश सरफेस एंड देन सेंडिंग बैक इनटू द या बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट एक्चुअल कम्स। थोड़ा सा और बड़ी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। दूसरी खास बात, रिफ्लेक्शन में हमेशा मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिशिंग होती है वहाँ पर, इसीलिए। एक और ख़ास बात, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमेशा मिरर्स के बदले लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमें यूज़ करना होता है, अनपॉलिश सरफेस का इस्तेमाल करना होता है। और एक और ख़ास डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रिफ्लेक्शन में सिंगल मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है और रिफ्रैक्शन में दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है कम से कम। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर लाइट के बारे में क्लास 10th के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीक्वेंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? और देखिए यहां पर स्फेरिकल मिरर क्यों लिखा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिरर्स को आप दो सेक्शन में बांटते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। जो मिरर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर तो जनरली आप सब यूज़ करते ही हैं। हमें अपनी बॉडी को विजुअलाइज करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घर में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है ना, जिसमें मैग्नीफिकेशन 1 कंसिडर किया जाता है। मैग्नीफिकेशन 1 होने से बेनिफिट क्या है? इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। याद रखिएगा, मैग्नीफिकेशन के लिए एक फार्मूला होता है h2/h1। ठीक है, h2/h1। ये h2/h1 क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या होता है यहां पर? मैग्नीफिकेशन। याद रखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अगर हम मैग्नीफिकेशन को 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक, तो h2 इक्वल हो जाएगा h1 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे। इसका मतलब क्या है? इस फार्मूले से क्या हमें हेल्प मिल पा रही है? इस फार्मूले से हमें यह हेल्प मिल पा रही है कि भाई प्लेन मिरर जो हम सबके घर में होता है, जिसमें हम अपना 2-4 बार तो देखते ही है ना, कम से कम। ठीक है, अपना चेहरा देखते हैं कि हम साइड से कैसे लग रहे हैं, फ्रंट से कैसे लग रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें। और तो उससे क्या पता चल रहा है हमें कि भाई मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का अगर 1 है तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। और आपने नोटिस भी किया होगा, आप जब अपनी बॉडी को विजुअलाइज कर रहे हैं प्लेन मिरर में, तो आपके जैसा ही एक सुंदर सा व्यक्ति आपको प्लेन मिरर में दिखाई देता है ना, दिखता है ना। ठीक है, और दूसरी खास बात, एक और चीज़ हमें पता चलती है
मैग्निफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? देखिए m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी का मतलब कि यहां पर क्या है, वेलोसिटी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, सिंबल्स जो हम यूज करते हैं उसके जो एक तरह से नाम है वो चेंज हो जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग। वैसे तो v वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, और u इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी होता है। ये बात ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन यहां पर लाइट चैप्टर की जो भी कॉन्सेप्ट है वहां पर अगर आप इसको फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो v किस चीज के लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहां से हमें क्या पता चल सकता है अगर हम m की वैल्यू को 1 रख देते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। इसीलिए जब हम प्लेन मिरर के सामने अपने आप को प्लेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे जैसा ही एक सुंदर सा व्यक्ति है ना, शीशे के जस्ट पीछे की तरफ खड़ा है, जस्ट बैक साइड में खड़ा हुआ है और सेम दूरी पर है, सेम हाइट में है। तो सेम हाइट वाली लाइन यहां से क्लियर हो रही है ना, और सेम डिस्टेंस वाली बात यहां से क्लियर हो रही है। तो मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले रीजनिंग में बहुत काम आते हैं। आपको लग रहा होगा ये छोटे छोटे से फॉर्मूले क्या काम आएंगे, छोटा मत समझिए आप उसको, ठीक है। बात आती है पावर की, साइज मैटर नहीं करता है कभी भी। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इसके जरिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। m इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन, इसके जरिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम m की वैल्यू को 1 प्लेस कर देते हैं तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले क्वेश्चन में ये सारी बात कहां से आ गई, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है ना, चैप्टर को क्लियर करना है ना, चाहे वो क्वेश्चन आपको बताए जाए उस दौरान या फिर आपके पास जो हमारी डिटेल वीडियो जाती हैं उसमें जो चैप्टर्स का जो मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही थी स्फेरिकल मिरर की, तो हमने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन देखा कि भाई मिरर को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की वजह से ये सब जिक्र किया गया। और कैसे अटैच हो रहा है ये दोनों फॉर्मूले इस टॉपिक से, प्लेन मिरर से, कि भाई आप m के प्लेस पर 1 रखकर देखो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में भी और सेकंड वाले फॉर्मूले में भी, तो आपको ये पता चलेगा प्लेन मिरर में जो आपको अपने ही जैसा एक अच्छा सा व्यक्ति है ना जो दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी हाइट आपके बराबर है और उसकी डिस्टेंस भी आपकी डिस्टेंस के बराबर है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आती है बात स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो हमने एक इंट्रोडक्शन से ले लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है, चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं एक बार, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा इसको या फिर बाद में कर लेना। ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये जो सेंटर है ना, सी पॉइंट डाल देते हैं इसको, और यहां पर पी जस्ट इनका हाफ फोकस पॉइंट, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर की दो आपने पॉसिबिलिटी याद रखनी है कि भाई या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, इसको रब किया जा रहा है ना, किस तरीके से रब किया जा रहा है, और ये अपने आप ही कॉनकेव मिरर की शेप ले लेगा, देखिए। ठीक है, मैजिक लग रहा है आपको? नहीं, मैजिक नहीं है, साइंस ही है ये भी। तो कॉनकेव मिरर का मतलब होता है जिस साइड से आप देख रहे हैं, जिस साइड से आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उस तरफ गहराई होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से, जैसे एन ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे देख रहा है, तो ये जो शेप आ रही है ना, देखो
आपकी साइड से जो ऐसे शेप आ रही है, गहराई आ रही है, मेरी साइड से यहाँ पर कैविटी दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। स्पून होती है ना, स्पून जो हम सब यूज़ करते हैं खाने में, ठीक है, स्पून को खाने में नहीं है ना, ठीक है। तो स्पून में क्या होता है? एक कैविटी पार्ट होता है जिसमें आप मटेरियल को लोड करते हैं और फटाफट फटाफट उसको निपटा देते हैं, ठीक है। अब आपने जो कैविटी वाला पार्ट था वो आपकी तरफ है, इसका मतलब आपकी तरफ गहराई है, तो वो कॉनकेव वाला कंडीशन पॉइंट हुआ, ठीक है। आप स्पून को उल्टा कर दीजिए, है ना, जहां पर अब आप सोचिए क्या उसमें मटेरियल लोड कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये जो उभार वाला हिस्सा है, जब ऐसी स्थिति बनती है ना, मेरी साइड से देखने पर उभार आ रहा है क्योंकि गहराई जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे मेरे अकॉर्डिंग? तो क्या कंसिडर करेंगे हम इसको? कॉन्वेक्स मिरर, और इस तरीके से कॉनकेव मिरर, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसको क्लियर करने के लिए। तो यहां पर कॉनकेव मिरर लिया गया है। कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है ना, क्योंकि अगर हम इसको यहां पर बनाते और ये सेंटर वाली जो लाइन है इधर की साइड आती है, मतलब बाहर की तरफ लाइन बना देते, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक और तरीका भी हो सकता है, जब आप कॉन्वेक्स से उसको बताते हैं कि ये अलग है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में पॉलिशिंग और अनपॉलिश सरफेस, ये तो पॉलिश सरफेस है बाहर की तरफ जहां पर ऐसे डिजाइन बनाया गया है, ये पॉलिश सरफेस है और ये अनपॉलिश सरफेस है। तो जब सेंटर की तरफ अनपॉलिश सरफेस होती है, सेंटर की तरफ क्या होता है? अनपॉलिश सरफेस का केस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर देखें एक बार, देखिए जरा, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, है ना, तो वहां पर सेंटर की तरफ पॉलिश सरफेस है और कॉनकेव मिरर में सेंटर की तरफ अनपॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है और यहां पर उसकी तरफ ही आ गई सब, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए आप आसानी से कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर से डिफरेंट होता है उस चीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं अदरवाइज आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन में ये डायग्राम कैसे आ रहा है ना। तो देखिए स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस का मतलब होता है सेंटर से सर्कल पर जो लाइन पहुंच रही है, सर्कल की जो लाइन है उसको टच कर रही है ना। तो C से लेकर P तक की जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कितना दिया हुआ है हमें? कितना दिया हुआ था? 20 सेंटीमीटर। इसको मार्क कर लेते हैं जरा, है ना। कितना दिया हुआ था? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है C से P तक की डिस्टेंस को। और हमें बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है, कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, R डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू F। R डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू F, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अब हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारी कहानी सुन ली है, काफ़ी डिटेल आ गई है। हालांकि इसमें इतने टाइमिंग में तो हम कम से कम 6-7 क्वेश्चन कवर कर सकते थे अगर पॉइंट टू पॉइंट हमें लेके चलना होता है, ठीक है। पर मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि भाई एक क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्यों बताई जा रही हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाला पैटर्न कैसा लगा है, ठीक है, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम इन सब चीज़ों को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकें और मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? 20 का जस्ट हाफ कर दीजिए और वो कितना होता है? 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 10 कहाँ लिखा है? ये रहा 10, पकड़ लेते हैं इसको, बंद कर दिया इसको, है ना, इधर उधर ना निकल जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, है ना। आपको आंसर्स वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि आपका जो पूरा स्फीयर है उसका जो रेडियस है ना, तो 20 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ हमारे से पूछ रहा है, रेडियस अगर मालूम है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो यही फार्मूला है जो आपके हमेशा काम आएगा,
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 फार्मूले और इनका कहां कहां इस्तेमाल करना चाहिए और इससे क्या क्या हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी बात आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें बी करेक्ट आंसर है ना। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां से रब कर देते हैं, जिससे कि सेकंड क्वेश्चन जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तो उसके लिए सारी डिटेल्स यहां पर आ सकें। ठीक है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट रेज जब एंटर करती हैं एयर से ग्लास में, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है, 1.5। देखिए एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो यहां पर ऐसे एन सिंबल से दिखाया जा रहा है। ठीक है, एन उसका सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल की कॉम्पैक्टनेस को बताता है कि वो मटेरियल कितना कॉम्पैक्ट है, कितना सॉलिडिफाइड है, मॉलिक्यूलर स्पेस वहां पर किस तरह का पाया जाता है, ये चीज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के आधार पर पता चल जाती है। जैसे कि कोई एक मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कोई दूसरा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 है, तो ऐसी कंडीशन में 1.5 जिसका वैल्यू पॉइंट आपको दिया गया है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब चीजों को क्लियर करता है। अब कंडीशन क्या दी हुई है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5, लेकिन लाइट रेज कहां से कहां जा रही हैं, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट रेज एंटर कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वहां पे फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर, इसी तरीके से नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ये चीज हमारे पास बनकर आती है, एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज क्या क्या दी हुई है हमें, जब लाइट रेज एयर से ग्लास की तरफ जाती हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यहां पर हम उसको एज अ वैक्यूम कंसिडर करेंगे, है ना, क्योंकि देखिए एयर क्या है, रेयर मीडियम इन कंपैरिजन ग्लास के। ठीक है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रेज जा रही हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रेज जा रही हैं, और रेयर मीडियम के लिए जो यहां पर वैक्यूम पार्ट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी है, 3 × में 10⁸। हालांकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि लाइट रेज वैक्यूम से एयर में आ रही हैं, तो वहां पर कंडीशन अलग तरह की होंगी। वो क्या ना, क्वेश्चन में जो लाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं ना। तो 1.5 इज इक्वल टू में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाय x, हमने इसको x कंसिडर कर लिया। स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास में हम उसको x मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना होगा, ये डिवाइड बाय जाएगा, तो 1.5 आप डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, जीरोज आ जाएगी ऊपर, तो 30 डिवाइड बाय 15, तो 15 2 जा 30, तो 2 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है भाई, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड पर 6 आ रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल फुल श्योरिटी हो जाएगी, 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए हमें, बजाय इसके तुक्का लगा कि हाँ भाई ये आ रहा है, अच्छा बी अच्छा लग रहा है, चलो बी लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, इसको रब कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का वो कितना है, 2.42। इसका क्या मीनिंग है, इस चीज से हमें क्या पता चलता है। देखिए अगर कोई आपसे बोल रहा है कि भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हालांकि फिक्स होता है, आप याद भी कर सकते हैं इसको, 2.42 है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मटेरियल है ना, हार्ड मटेरियल है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना। अब इस चीज से हमें पता चलता है कि अगर कोई टफ मटेरियल है ना, बहुत ज्यादा टफ मटेरियल है, तो ऐसे में अगर लाइट रेज जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लाइट रेज जब जाती हैं इसके अंदर एंटर करती हैं तो आगे निकलने के चांसेस बहुत कम है। लाइट रेज अंदर अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती रहेंगी, क्या करती रहेंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और काफी समय बाद बाहर निकलेंगे।
तो कॉम्पैक्टनेस इसके लिए रीजन बन रहा है, जिसको हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 होता है, यूनिट इसकी होती नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इससे क्लियर हो रही है। अब आप खुद से सोचिए कि अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाइड है, कोई फ्री स्पेस नहीं है, करंट भी पास नहीं हो पाता ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या लाइट रेज इससे जो ट्रेवल करेंगी उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी? रह पाएगी सेम? नहीं ना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। क्या वेलोसिटी डाउन हो जाएगी? ये बात तो ठीक है। मोर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी? कैन नोट से यहां पर जो है ना सेम वेलोसिटी गलत है और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऐसा भी नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारे पास सही होना चाहिए। तो डायमंड की कॉम्पैक्टनेस की वैल्यूज के आधार पर हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? लेस वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत कम देखी जाती है। बाकी अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो इसमें एक रिलेशन बना सकते हैं आप कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी क्या है यहां पर? वेलोसिटी। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो वेलोसिटी डाउन हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बी करेक्ट हमारा ऑप्शन है। ठीक है, जो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर जो है कॉन्केव लेंस की जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 2 मीटर। अब देखिए पहले कॉन्केव लेंस देखते हैं एक बार, है ना। ये आपका एक कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, बाकी इधर तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेज इधर जाती हुई नहीं है। आपका यहां पर हो जाएगा फोकस पॉइंट, इसको डबल करेंगे तो 2f। ठीक है, तो इस तरीके से होता है यहां पे। अब क्वेश्चन में क्या रहा है? पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव, ये भी याद रखिएगा आप। तो पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, इसका मतलब आपको फोकल लेंथ जो दी हुई है माइनस का 2 मीटर, ये गिवन है। तो पावर क्या होगी, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, और अगर आप f की वैल्यू पुट करते हैं कितनी? -2, है ना। पावर ऑफ लेंस, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ जो होती है हमें मीटर में चाहिए होती है। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है 1/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो फिर वहां पर आप उसे 100 से डिवाइड वगैरह करेंगे, मतलब चेंज करेंगे ना, वो एक अलग चीज है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। यहां पर फोकल लेंथ कैसी है? मीटर वाले सेक्शन में, है ना। तो -2 आपने प्लेस किया तो कितना आ जाएगा? 0.5 माइनस के साथ, है ना। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए जरा ढूंढिए इसमें कहां पर है। 10D सही नहीं है, 0.5 ये ठीक है, पर यहां पर माइनस नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है ना। माइनस का 0.5D। डी क्यों लगाया गया? क्योंकि पावर ऑफ लेंस के लिए ना जो आप यूनिट यूज करते हैं वो क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो उसके लिए कैपिटल D सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर है हमारा C, -0.5D। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉन्केव लेंस में हमेशा फोकल लेंथ माइनस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेचर ऑफ इमेज इन कॉन्केव लेंस शुड बी। नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ इमेज, अच्छा इसको रब कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज इन कॉन्केव लेंस शुड बी। कॉन्केव लेंस के केस में इमेज की नेचर कैसी होनी चाहिए? तो उसके लिए रे डायग्राम बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका एक कॉन्केव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, और जस्ट इसका डबल करेंगे आप तो ट्वाइस ऑफ फोकस पॉइंट 2f। कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होती है, ये इसका एक्चुअल फोकस होता है ना। आपको अप्रेंट दिखाना है तो आप यहां पर दिखा सकते हैं f' वगैरह लगाकर, अदरवाइज कोई नीड नहीं है क्योंकि ना वहां पे ऑब्जेक्ट जा रहा है ना वहां पे इमेज जा रही है ना। छोड़िए उसको। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ऐसे रेज जा रही हैं, और ये
ऊपर की तरफ ऐसे पास आउट हो जाती हैं, ऐसा लगता है हमें जैसे कि वो फोकस से आ रही हैं रेज। सेकेंड रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हेड से रेज लेंगे आप और ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए चले जाते हैं, है ना। तो यहां इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो ये आपकी इमेज आ गई है। अब सोचिए लेंस में रूल क्या होता है कि लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रही है, लेंस के केस में आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो लेंस के केस में लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्चुअल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इमेज बन रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी भी है, ऑब्जेक्ट से देखिए आप साफ साफ पता चल रहा है देखने, हाँ, स्केल की भी जरूरत नहीं है। तो छोटी इमेज बन रही है, इसका मतलब डिमिनिश है, ये स्मॉल लिख दीजिए आप, डिमिनिश। तो ये आपके पास नेचर ऑफ इमेज हुई कॉनकेव लेंस के केस में। कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के केस में आपके पास जो इमेज की नेचर होती है वो कैसी होती है, फिक्स रहती है हमेशा, कैसा भी क्वेश्चन है फिक्स रहती है। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। अब यहां पर देखते हैं बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। नेचर ऑफ इमेज इन कॉनकेव लेंस शुड बी रियल का तो कोई चांस ही नहीं है। वर्चुअल, बी ऑप्शन सही है, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना पहले भी, कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन में आपको लगता है कि भाई दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, और होते भी हैं, वो दो सही होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आपको जो ज़्यादा प्रभावी आंसर है उसको लेना होता है, जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, वर्चुअल है भी, लेकिन सी ऑप्शन देखिए आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आपको दो पॉसिबिलिटी मिल पा रही हैं। तो सी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा, बी सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई क्यों सेलेक्ट नहीं करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये सब चीज़ समझ में आ रही हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि भाई ज़रूरत है कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता चल जाए, है ना, लाइक चैप्टर के लिए, जिसमें जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कॉनकेव लेंस जो होता है ना उसमें नेचर फिक्स होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें एक ही कंडीशन ऐसी होती है जब इमेज बहुत बड़ी बनती है, सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। तो ऐसी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आप सबको उससे कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। देखिए व्हीकल्स में जो साइड व्यू मिरर के तौर पर आप यूज करते हैं तो कौन सा मिरर होता है वो, दो ऑप्शन हो सकते हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। कॉनकेव मिरर में सीधी इमेज भी बनती है और उल्टी इमेज भी बनती है, इरेक्ट भी पॉसिबल है और इन्वर्टेड भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के आधार पर या डिस्टेंस में होने वाला बदलाव रेस्पॉन्सिबल होता है इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज के लिए। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं साइड व्यू मिरर के तौर पर किसी भी व्हीकल में। क्योंकि मान लेते हैं आपने कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया, कोई कार है उसमें जो साइड व्यू मिरर होते हैं वहां पे कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, तो कोई व्यक्ति आ रहा है उल्टा दिखाई दे रहा है तो बड़ा डिस्टर्बेंस का कारण बनेगा ना। तो इसीलिए वहां पर कॉनकेव मिरर के कोई चांस नहीं है। अब बचता है हमारे पास दूसरा मिरर, वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पर हो या ऑब्जेक्ट काफ़ी कम डिस्टेंस पर हो, दोनों ही कंडीशन में हमेशा सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, साथ में वर्चुअल होती है और एक तीसरा पॉइंट डिमिनिश होती है। कभी भी कॉन्वेक्स मिरर का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंडीशन दी हुई हो, वहां पर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश यही नेचर देखी जाती है इमेज के लिए। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है कॉन्वेक्स मिरर के, तो उसी के अकॉर्डिंग इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगता है, पर इमेज हमेशा सीधी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया है। अब ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन में कॉनकेव मिरर, बी कॉन्वेक्स मिरर, सी बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर आपको आंसर पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, जिसको साइड व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इसी को इस्तेमाल किया जाता है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस। नाम नहीं दिया है यहां पर, है ना, सिर्फ ये बोल दिया है कि कोई मिरर है और कोई आपका लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, लेकिन देखिए ध्यान से यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। और जब हम माइनस साइन देखते हैं ना, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कराता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केस में, कि आपका कौन सा लेंस है और कौन सा मिरर है। इस साइन से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? अगर बात आती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और अगर साइन माइनस का है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट कि कॉन्केव लेंस है। देखिए मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूं एक बार। चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, पैरेलल लाइन आती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं? ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट होती हैं, लेंस तक पहुंचने के बाद आगे वो ऐसे बैंड ले जाती हैं, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है ना प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एक तरह की दूरी है। फोकल लेंथ क्या है? एक डिस्टेंस है। किन दो पॉइंट्स के बीच में? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में। तो ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप ग्राफ से मैच करके देखिए, राइट साइड में जा रहा है ना फोकस पॉइंट, इसका मतलब पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप कॉन्केव लेंस देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव लेंस, ये पैरेलल लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, टकराती है मिरर से, लेंस से टकराने के बाद ऐसे ये डाइवर्ट हो जाती है, यहां पर कन्वर्ज हो रही थी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर रेज डाइवर्ज हो रही हैं, वो शेप पे डिपेंड करता है लेंस किस शेप में है, ठीक है, और जाने वाली रेज ऐसा लगता है कि भाई ये किसी एक पॉइंट से आ रही है, जिस पॉइंट से हमें लगता है कि भाई ये अराइज हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ किधर बन पा रही है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि भाई फोकल लेंथ यहां पर हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, और जबकि यहां पर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ माइनस होती है, या फिर कहीं पर आपको वैल्यू लिखी मिल रही है कि भाई माइनस के इतना कुछ भी डिजिट्स हो, माइनस का 10, माइनस का 1.5 जो भी, तो पता चल जाएगा माइनस वैल्यू को देखकर कि हाँ भाई ये तो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। सेम इसी तरीके से होता है मिरर में, ठीक है। देखते हैं एक बार मिरर में कैसे होता है। ये आपका कॉनकेव मिरर, रेज आती हैं, टकराएंगी, टकराकर फोकस से बैंड ले जाती हैं। तो यहां पर फोकस पॉइंट किधर आ रहा है? अगर आप मैच करके देखते हैं अपने ग्राफ से, तो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव मिरर के केस में, है ना। लिख लेते हैं यहां पर कॉनकेव मिरर। अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ये आपका हो गया पोल पॉइंट, फोकस पॉइंट, रेज आएंगी, टकराकर वापस चली जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये फोकस पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ किधर आ रही है? फोकल लेंथ कौन से किस पॉइंट से किस पॉइंट तक की दूरी को कहा जा रहा है? पोल से फोकस पॉइंट की दूरी को फोकल लेंथ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये प्लस के साइड में आ रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव। नाम लिख लेते हैं इसका, ये कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही कंडीशन में फोकल लेंथ माइनस होती है। और यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कितना, कि फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए?
कितनी दी हुई है, -15। तो ऐसा कौन सा लेंस, कौन सा मिरर, अब सेलेक्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 में बोथ कॉनकेव, बाई चांस पहले ऑप्शन में ही हमने ले लिया उसको, यही हमारा सही आंसर है। बाकी देख लेते हैं फिर भी। बोथ कॉन्वेक्स सही नहीं है, बोथ ए एंड बी कैन नॉट से, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्ट आंसर है बोथ आर कॉनकेव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए जिससे कि ऑब्टेन कर सके हम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को इन केस ऑफ कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए जिससे कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन सके, और कॉन्वेक्स लेंस का केस है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, ये 2f वगैरह हो गया, f 2f, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट बनवा रहा है हमारे से, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स या कोई सा भी लेंस हो, तो अगर वर्चुअल बोल रहा है इसका मतलब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में इमेज एक ही केस में बन सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमें एफ और ओ के बीच में प्लेस करना चाहिए। देखिए अगर आपको याद नहीं आया कि कहां पर कौन सी कंडीशन होती है, तो आपको अलग अलग केसेस ड्रॉ करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। बाकी यहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो एफ और ओ के बीच में है ना। आपने ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके पास रेज आगे मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है ना। तो यहां पर रेज आगे नहीं मिल सकती हैं। किधर चांसेस लग रहे हैं आपको, डायग्राम देखिए आप, ऊपर की तरफ यहां पे पॉसिबिलिटी है कि भाई हाँ रेज ये मिल जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं है इसीलिए। तो आप इसको इस तरीके से, तो देखिए यहां पर ये एक बड़ी सी इमेज बन गई है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है ना। आई, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, बाकी नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स हमारे यहां पर क्लियर हो पा रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, देखिए एफ और ओ के बीच में ना, एट 2f सही नहीं है, एफ और ओ के बीच में ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर फिट बैठ रहा है हमारा, तो बी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बी, अब इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है इज ऑलवेज, हमेशा कैसी होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आ रहा था स्टार्टिंग में, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऐसे कोई रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑब्जेक्ट के हेड से रेज स्टार्ट होती है हमेशा। चलिए ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं एक बार, ऐसे, है ना। और ये लेंस तक टकराती हैं, टकराने के बाद ऐसे बैंड ले जाती हैं, तो ये फोकस पॉइंट होता है। अब सोचिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है ना। अब देखिए जरा इसमें ऑप्शन में, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या हम कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ नहीं कह सकते इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन स्टार्टिंग में ही है जो हमें सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए, पॉजिटिव इन नेचर, है ना। तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम मिरर दैट कैन प्रोड्यूस लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसे मिरर का नाम बताना है जो ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना सकता हो। क्या कॉन्वेक्स में चांस है, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी इमेज बनती है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है। कोशिश कीजिए जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत आपका पेन स्टार्ट हो जाए चलना, है ना, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। ये पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट, डबल करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट है,
सीधी रेज आ रही हैं, टकराकर वापस चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि भाई ये कहां से आ रही थी, आपके फोकस पॉइंट से आ रही थी। ये एरो डाल देना इसको। देखिए ये इमेज बनी है यहां पर, है ना, छोटी इमेज बन रही है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अब यहां पर बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर पॉसिबल है क्या? आप सोचिए, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि कौन सा ऐसा मिरर है जो बड़ी बना सकता है इमेज, छोटी नहीं बड़ी इमेज बना सकता है। तो कॉन्वेक्स तो कैंसिल हो गया। क्या नाम था इस वाले मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा गया कॉनकेव मिरर, है ना। और तो कॉनकेव मिरर ही हमें सेलेक्ट करना है। कहां पर है? देखिए छुप रहा होगा यहीं कहीं, ये रहा कॉनकेव मिरर, है ना। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट हमारा आंसर है बी, कॉनकेव मिरर। ये दोनों का मतलब नहीं है और नॉट डिसाइडेड, ये सब बेकार है कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, या लाइट चैप्टर में किसी शॉर्टकट मेथड को लेकर आपको वीडियो की नीड है, या जो भी XYZ करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।